हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साच एजुकेशन 4149 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं आपको साइंस में आपको चैप्टर 5 में जो है प्रक्रम पढ़ा रहा था लाइफ प्रोसेस। उसमें आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा था एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन। उसका जो लास्ट टॉपिक है मैंने आपको किडनी के विषय में बता दिया था कि किडनी क्या होती है, कैसे उत्सर्जन क्रिया होती है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये मैं बता दिया हूँ। और आज आपको बता रहा हूँ वृक्काणु यानी जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। आपको मैंने बताया था कि जो वृक्काणु या नेफ्रॉन होते हैं ये क्या होती है, हमारी किडनी की छोटी इकाई होती है। ठीक है, देखिए जो वृक्काणु होते हैं, जो आपकी जैसे जो किडनी होती है, जब उसको हम उसकी टीएस काटेंगे तो अनुप्रस्थ काट, तो उसमें हमें अंदर आंतरिक संरचना ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, और उसी में ये ऐसे लगे होते हैं, ये इसी को कहते हैं वृक्काणु, जो यानी नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी नेफ्रॉन। संरचना को बोलते हैं नेफ्रॉन। और इनकी संख्या लाखों में होती है। इसमें लाखों में या लगभग इन संख्या होती 8 लाख के आसपास होती है। कितनी होती? 8 लाख के आसपास, इसलिए लाखों में इसकी जो है संख्या होती है। ठीक है, बहुत ही एकदम बहुत ही हमारे जो बाल होते हैं ना, इसी संरचना होती है। ठीक है, तो ऐसे आंतरिक संरचना होती है, यानी ये इसी के बोलते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु। तो इसकी संरचना देख लीजिए कि वृक्काणु, इसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है, एक गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है ये? यानी जो हमारा गुर्दा या जो है ना हमारा वृक्क होता है, किडनी होती है, उसकी क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक गुर्दे में लाखों वृक्काणु होते हैं। कितने? लाखों, लगभग 8 लाख होते हैं। यही किसी को बोलते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। ठीक है, जो रक्त को क्या करते हैं? छानने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रक्त को फिल्टर करते हैं, यानी छानने का काम करते हैं, और यूरिन बनाने का काम करते हैं, यानी कि मूत्र बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इतना ही समझ में कि हमारे जो वृक्क होते हैं या जो किडनी होती है, जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क को नेफ्रॉन भी कहा जाता है ना। गुर्दे की क्या है? संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दे में लाखों वृक्काणु होते हैं जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का काम करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नोट डाउन करिए। ठीक है, वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना है कि ये कैसे बने होते हैं। ये कैप्सूल की तरह होते हैं। इसको हम बना रहे हैं आपको, हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाते जाएगा। और लगभग ये इसका चित्र बनाने के लिए आता है, लगभग 6 नंबर का पूछता है इसमें, 6 नंबर का इसकी संरचना बनाने के लिए पूछ लेता है। तो एक कैप्सूल की भांति ये होता है। कैसे होता है? कैप्सूल की तरह होता है। इसे डबल कर दीजिए।
ऐसे बनाते चले जाएंगे। मैं आपको पूरी चित्र की तरह बता रहा हूँ कैसे बना होता है। ऐसे बना होता है नेफ्रॉन हमारा, और ये एक कैप्सूल की तरह होता है। ठीक है, जैसे आपका कटोरा होता है ना, आप तो लोग देखो ना घर में कटोरा, यस सर, ऐसे ही होता है ये। ठीक है, ये क्या काम करता है? छानने का काम करता है, ब्लड को छानता है। जैसे आप लोग देखते होंगे आपके किचन में क्या होते हैं, बर्तन होते हैं ढेर सारे, यस है सर, ना। फिर उसमें आपकी क्या होती है, जैसे हम चाय बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, छानते ना, छानते किससे हैं? एक छन्नी से। छन्नी होती है ना। तो वैसे ये भी काम करता है, छन्नी की तरह काम करता है, यानी ब्लड को छानता, जो ब्लड में जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या करता है, अलग करता है और ब्लड से बाहर करता है। ठीक है, ये होती है वृक्क धमनी। क्या बोलते हैं इसको? वृक्क धमनी। वृक्क धमनी होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ, या इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और ये होता है वृक्क सिरा होता है। क्या होता है? वृक्क सिरा होता है। इसे बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हेनले लूप होता है। क्या होता है? हेनले लूप। ये होती है संग्राहक नलिका। क्या होती है? संग्राहक नलिका। नलिका। मूत्राशय की ओर। देखिए, वृक्क धमनी हो गया, ये बोमेन संपुट हो गया, ये कोशिका गुच्छ या इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये वृक्क सिरा हो गया, इसे को कहते हैं हेनेले लूप, और ये संग्राहक नलिका। अब देखिए, जब हमारा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, जिसमें आपके अमोनिया, यूरिया, है ना, और ग्लूकोज, ये सब प्रोटीन मिले होते हैं, है ना। इसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, जैसे आपका अमोनिया है, यूरिया है, ये विषाक्त पदार्थ होते हैं, मैंने बताया था। ये भी ब्लड के माध्यम से, वृक्क धमनी के माध्यम से कहाँ पे आएंगे? ये बोमेन संपुट, ये कोशिका गुच्छ में आएंगे, और फिर क्या होगा, यहाँ से ब्लड छनता है। क्या होता है? ब्लड छनता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो जो इसमें अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां आपकी क्या क्या होती हैं? अमोनिया और यूरिया। क्या होती है? अमोनिया, यूरिया। अमोनिया और यूरिया। ठीक है, इसको शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। होती है? नहीं होती है ना। और ग्लूकोज, प्रोटीन, इसको हमें शरीर की आवश्यकता होती है। तो यही चीज क्या होते हैं?
अलग होते हैं। क्या होते हैं? इसी को ये क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, तो ब्लड में मान लीजिए ब्लड आया रक्त धमनी से, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ब्लड का शुद्धिकरण जो छनेगा तो जो अशुद्धियां होंगी यानी जिसमें अमोनिया और यूरिया मिला होगा वो इसके माध्यम से ये यहाँ से छनते हुए ऐसे निकलेगा और कहाँ पहुंचता है? हमारा संग्राहक नलिका में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इससे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गलतियां हो जाती हैं और हमारा जो शुद्ध ब्लड होगा जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन होगा वो हमारा इसके माध्यम से निकलेंगे। यहाँ से ब्लड हमारा शुद्ध ब्लड इसमें बहता है। किसमें? यहाँ पे आएगा वृक्क शिरा में ऐसे। अब देखो कभी कभी से यहाँ पर इससे गलती हो क्या हो जाती है कि ये जो ग्लूकोज और प्रोटीन होता है वो भी जो है इसी जो है माध्यम से यानी बोमेन संपुट के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है? इन्हीं नलिकाओं में, संग्रह नलिका में पहुंच जाता है। वो इधर ना आकर के इससे भी छनने लगता है। कब होता है? जब हमारी किडनी खराब होती है, हमारी किडनी सही से काम नहीं कर पाती है तो सही से छन जो है अलग नहीं कर पाती, तो इससे जो हमारा क्या होता है कि यहाँ पर ना करके यहाँ पर भी कुछ जो है ग्लूकोज और प्रोटीन अमोनिया और यूरिया के साथ मिलकर के ब्लड के माध्यम से पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या होता है अब मान ली गलती से यहाँ से चला गया। अब अगर हमारे ब्लड के यूरिन के माध्यम से यहाँ पर बाहर निकलता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? धीरे धीरे कमजोर हो जाता है ना, क्योंकि अगर ग्लूकोज प्रोटीन ये क्या हमारे पोषक तत्व होते हैं ना, एनर्जी होती है ग्लूकोज में। तो जब धीरे धीरे व्यक्ति कमजोर हो जाता है, इसका निकलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्या करता है कि जो हमारा ये वृक्क शिरा होता है, ठीक है, ये जो है अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको जाना होता है, हम किसी मान लीजिए हम गए स्कूल जा रहे हैं, हम अपना रास्ता क्या होता है कभी भटक गए, कहीं दूसरे का पहुंच गए, है ना, तो इसी तरह से भी होता है। अब जाना जो है छन के यूरिया और अमोनिया इस तो जा रहा है, लेकिन कभी क्या गलती से ग्लूकोज और प्रोटीन भी इसी के चला आता है, तो अब इसका निकलना भी जरूरी होता है। तो फिर क्या कहता है, फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, तुरंत आदेश देता है कि वहां पर उसको अलग करो। तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा वृक्क शिरा होता है ऐसे इसका भी जो है क्या होता है रास्ता पाथ होता है ये, ठीक है, और यहाँ से शुद्ध ब्लड निकलता है। तो क्या होता है, जैसे कभी क्या होता है कि हम कोई हमारा रिश्तेदार आया घर में और क्या किया, वो गलती से अपनी जगह दूसरे का मोबाइल, हमारा मोबाइल उठा के ले चला गया, तो क्या होगा, फिर फोन करे कि आइए मैं इस चौराहे पर हूँ और अपना फोन ले लीजिए, है ना। तो इस तरह यहाँ पर भी होता है कि तुरंत उसको आदेश देता कि अरे हमसे गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, अरे हमने तो प्रोटीन और ग्लूकोज को भी लेके चले आए, आप आइए यहाँ पर जो है प्रोटीन और ग्लूकोज को यहाँ से फिर आप ले लीजिए। तो क्या होता है कि जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, यस सर, तो फिर ये जो आपकी हेनेल लूप है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से फिर जो इसमें प्रोटीन और ग्लूकोज होता है फिर इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर से जो है ये आपका जो वृक्क शिरा है इसके माध्यम से ले लेता है, और फिर जो है शुद्ध रक्त आपके पूरे शरीर में पहुंचाता है, और जो अमोनिया और यूरिया मिला होता है उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पे, ये जो हेनेल लूप होता है यहाँ पर जो आपके वृक्क शिरा होता है, ये क्या करता है, फिर से उस ब्लड में जो मिला होता है ग्लूकोज और प्रोटीन उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो यूरिया और अमोनिया उसको अलग कर देता है, और फिर संग्राहक नलिका में के माध्यम से जो आपका यूरिन होता है, ब्लड जो संग्राहक नलिका के माध्यम से मूत्राशय की ओर आपका जो है अपशिष्ट पदार्थ निकल अलग हो जाता है, और शुद्ध ब्लड जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन की मात्रा होती है वो वृक्क शिरा के माध्यम से फिर हमारे पूरे शरीर को मिलता है। तो ऐसे इसकी प्रोसेस, ये प्रक्रिया ऐसे होती है, ठीक है। ना समझ में तो फिर आपको हम समझा देते हैं कि जो वृक्क धमनी के माध्यम से हमारा अशुद्ध ब्लड आया जिसमें अमोनिया, यूरिया, ग्लूकोज, प्रोटीन सभी मिले होते हैं, और इनको अलग करना आवश्यक होता है हमारे शरीर के, ये विषाक्त पदार्थ होते हैं। फिर यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ पे छानने का काम करता है कि जो
अमोनिया यूरिया उसको अलग करेगा, और जो प्रोटीन ग्लूकोज होता है उसको वृक्क शिरा के माध्यम से पूरे शरीर में अलग करना है। यहाँ से कभी क्या होता है, गलती हो जाती है या जो है किडनी किसी डैमेज हो जाती है तो अलग नहीं छान नहीं पाती है ना, तो उसके लिए एक आप देखते हैं एक अपवहन क्रिया होती है, जिसे कहते हैं निस्यंदन क्रिया होती है, जिसे आप सुनेंगे डायलिसिस, सुने होंगे ना, कि कहीं किडनी खराब होगी, उसकी काम नहीं कर रही तो शुद्ध रक्त कहीं जो है क्या करने गए, डायलिसिस करवाने गए हैं। डायलिसिस में यही चीज होता है कि जो अशुद्धियां ब्लड में मिली होती है उनको छानने काम करता है, अलग किया जाता है। तो इसके मतलब गलती से कहेगा मुझसे गलती हो गई, मैंने ग्लूकोज प्रोटीन को भी ले लिया और उसको अलग नहीं कर पाया, और आप जो वृक्क शिरा को आदेश देता कि आप आइए, मैं इस चौराहे में मिलता हूँ और आप यहाँ फिर इनको रिसीव कर लीजिएगा ग्लूकोज प्रोटीन को। ऐसे समझ में ना, यहाँ पर आता है और यहाँ से शुद्ध ब्लड जो बह रहा है वो क्या करता है, यहाँ पे फिर से जो इसमें अशुद्धियां वो शुद्ध जो का ग्लूकोज प्रोटीन आ जाता है उसको क्या करता है, फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है और अमोनिया यूरिया को अलग कर देता है, और वो अमोनिया यूरिया संग्रह नली के माध्यम से मूत्राशय की ओर चल जाता है, और जो शुद्ध ब्लड आपका जिसमें ग्लूकोज प्रोटीन भरा फिर से वो हमें वृक्क शिरा की ओर आता है और पूरे शरीर में छाना हुआ रक्त शरीर में फिर इसका सर्कुलेट होता है। ऐसे होता है। अगर देखा जाए तो हमारा पर डे 180 लीटर लगभग ब्लड क्षमता है। ठीक है, इसको थोड़ा लोग बना लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, बनाने के लिए चित्र पूछ सकता है। ठीक है, इसको इरेज करता हूं मैं। वृक्क या नेफ्रॉन की संरचना में अब देखिए, आपको मैंने चित्र के माध्यम से बता दिया कि कैसे कार्य करता है। अब आप लोग जब लिखेंगे, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा, आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। चित्र तो बना लेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। देखिए, मानव में उत्सर्जन का प्रमुख अंग क्या है, वृक्क है। प्रत्येक वक्र में उत्सर्जन के लिए लाखों छोटी इकाई लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। की संख्या लाखों में होती है। ठीक है, नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा एक कप के आकार का, मैंने बताया था कि उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो कैसे होता है, एक कप के आकार का होता है। ये ऐसे बताया था मैंने आपको, ये है ना। फिर यहाँ से जो है ये ऐसे नलिका निकलती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। इसमें कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। क्या होता है, कोशिकाओं का, यहाँ पर आएगा ये कोशिकाओं क्या होता है, गुच्छा होता है। अतः इसे कोशिका गुच्छ कहलाता है। क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ कहलाता है। फिर बोमेन संपुट नेफ्रॉन का प्रवेश द्वार है। यानी जो बोमेन संपुट होता है ये क्या होता है, नेफ्रॉन का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अशुद्ध रक्त वृक्क धमनी, ये क्या होती है, ये वृक्क धमनी। आपको मैंने बताया था चित्र में कि वृक्क धमनी होती है, द्वारा कोशिका गुच्छ में पहुंचता है। इसके माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, कोशिका गुच्छ में अशुद्ध रक्त पहुंचेगा। फिर कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं से छनकर रक्त का तरल भाग बोमेन संपुट में पहुंचता है। कहाँ पे, बोमेन संपुट में पहुंचता है। यह तरल पदार्थ वृक्क नलिका में बहता है। इसी दौरान इसमें उपस्थित ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि उपयोगी पदार्थ कोशिका जाल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। क्या करता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है अपशिष्ट पदार्थ युक्त तरल संग्राही नली में। ये क्या होती है, यहाँ पे मैंने बताया था कि संग्राही नली होती है। यहाँ पे जो अपशिष्ट होता है पदार्थ वो संग्राही नली में भेज दिया जाता है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भेज दिया जाता है। अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार चीजें। हाँ, बेकार जिनका उपयोग नहीं होता है। यहाँ से मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मूत्र नलिका होती है यहाँ पर, और मूत्र नलिका द्वारा भेज दिया जाता है, और समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी क्रिया विधि है। क्या है, इसकी एक संरचना है, और ऐसे आप लोग लिखेंगे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपको बताता हूँ इसके बाद पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। छोटा टॉपिक है वो भी। देखिए, अब है पादप उत्सर्जन, यानी पादप में आप लिख सकते हैं पादप में उत्सर्जन। पादप माने पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है ना।
वो भी क्या करते हैं, वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, भोजन करते हैं कि नहीं। रंध्रों के माध्यम से ना। हाँ, जैसे आपका जो पेड़ कैसे होते हैं, ऐसे देखते होंगे आप लोग, है ना? और जल्दी बना दिया आपको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पादपों में भी उत्सर्जन होता है। आप लोग देखते होंगे कि पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। वो कब होती है, दिन में होती है ना। तो मैं चेक कर लेंगे थोड़ा देखिए, दिन में क्या करते हैं, पेड़ पौधे दिन में क्या करते हैं, O2 बाहर करते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, है ना। यस सर। और रात में क्या करते हैं, बोलो, रात में भोजन बनाते हैं। रात में भोजन बनाएंगे जय करण। पेड़ पौधे हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति CO2 में बाहर बनाते हैं। करते हैं। क्या करेंगे, CO2 बाहर करते हैं अच्छा, हमने एक बचपन और क्वेश्चन ऑक्सीजन अंदर करेंगे। हमने एक बचपन में क्वेश्चन पढ़ा था कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, हाँ, है ना। यही चीज होता है, क्योंकि रात में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, जो मनुष्य के लिए जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। हानिकारक होता है ना। और क्या होता है, देखते हैं जैसे आपका नीम है, बम्बूल का पेड़ देखे होंगे, है ना। उनमें आप देखेंगे तो आपको चिपचिपा एक पदार्थ चिपका होता है, वो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है, जिसे बोलते हैं गोंद। क्या बोलते हैं, गोंद। गोंद। ये भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। रेजिन, ये सब क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के। है समझ में, यस सर। हाँ, इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा मैं आपको इसका देखिए, अगर आप नोट डाउन ना कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। Yes, sir. बाद में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या वीडियो पोस्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, पादप में उत्सर्जन क्या है कि पादप में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, जल वाष्प, गोंद, रेजिन। गोंद तो आप जानते होंगे ना, जैसे आप नीम में देखें, नीम के पेड़ में देखेंगे, बम्बूल के पेड़ में। रेजिन, लेटेक्स, जैसे जो आपका रबड़ का पेड़ होता है ना, गोंद जिसे कहते हैं, वो बनती है, रबड़ बनता है ना, वही लेटेक्स होता है, दूध निकलता है जिससे, आदि होते हैं, ठीक है। इन उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से होता नहीं। इन उत्सर्जी पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। पादप दिन के समय क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 यानी जो हम जीव जंतु जो श्वसन क्रिया में गैस बाहर करते हैं, क्या करते हैं, CO2 गैस बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर करते हैं, जिसको जीव जंतु क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाशन क्रिया में जो हम गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पायल राय समझ रही हो ना, उसको क्या करते हैं, वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। रात के समय पादप क्या करते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त न करके CO2 मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं। फिर पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में निर्मुक्त करते हैं। यानी कि जब देखते होंगे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अतिरिक्त जल को, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी जो प्रकाशन की क्रिया होती है, तो क्या होता है, जो जड़ के माध्यम से क्या करते हैं, पेड़ पौधे जल को ग्रहण करते हैं और जितना उनको आवश्यकता होती है उतना वो लेते हैं, बाकी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से जल को बाहर कर देते। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं ना, खाना बनाने में क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं, और जितना आवश्यकता होगा उतना ही रखेंगे, बाकी वाष्प के रूप में देखते हैं कि जैसे गर्म होता है तो वाष्प के रूप में पानी क्या होता है, बाहर होता है ना, वो पानी ही होता है, जल वाष्प ही होता है, बाहर हो जाती है और पानी देते पानी की मात्रा कम हो जाती है। फिर कुछ पादप व्यर्थ पदार्थ पत्तियों में इकट्ठा कर लेते हैं, जो बाद में गिर जाती हैं, ठीक है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ गोंद के रूप में पुराने जाइलम ऊतक में एकत्रित हो जाते हैं। जाइलम फ्लोएम आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, ऊतक का चैप्टर है, वहाँ पे लोग पढ़े होंगे जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है,
ठीक है, तो जाइलम में एकत्रित हो जाते हैं। तो ये क्या है, पादप में उत्सर्जन ऐसे होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मानसी तुम पढ़ती नहीं हो, अब हम बहुत मारेंगे तुमको। देखिए मैं आपको किडनी अवरक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दे रहा हूँ। देखिए किडनी अवरक्त के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? कार्यात्मक इकाई अमन राय बताएंगे इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है। अभी मैंने आपको बताया ना कि वृक्क या किडनी की जो कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। पढ़ते लिखते तो हो नहीं, क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, प्रतिदिन 180 लीटर क्या होता है? 180 लीटर प्रतिदिन सॉरी, मूत्र का निर्माण, ओ सॉरी, रक्त का सही, प्रतिदिन 180 लीटर रक्त को किडनी छानती ना। छानना। किडनी छानती है। क्या होता है? यानी 180 लीटर रक्त क्या होता है? रक्त का छानना। रक्त क्या होता है? फिल्टर होता है। फिल्टर माने छानना वही होता है। ठीक है, रक्त क्या होता है? एक दिन में लगभग 180 लीटर। अब आप लोग सोचते होंगे हमारे शरीर में लगभग 4.5 या 5 लीटर रक्त होता है, 180 लीटर कैसे हो गया? यानी ये क्रिया फिल्टर की लगातार चलती रहती है। यानी क्या होती है? लगातार चलती रहती है, इसलिए क्या होता है? 180 लीटर पर डे हमारा ब्लड क्या होता है? क्षमता है। ठीक है, जैसे एक बाल्टी से 1 गिलास पानी निकालने के बाद फिर से डाल देना। हाँ, दूसरे क्रिया के बाद ये इधर से गया और उधर से Yes, फिर आ sir. गया, फिर आ गया, ऐसे चलता है, एक सर्किल है ना। यस सर। मूत्र का निर्माण एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। यानी मूत्र का निर्माण एक दिन में कितना होता है? लगभग 1.5 लीटर पर डे होता है। ठीक है, ये थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको कभी आप एग्जाम कोई वनडे एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इस तरह की चीजें पूछ लेता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, या बहुविकल्पी में आपके पूछ सकता है। ठीक है, और क्या करता है? शरीर में जल का संतुलन नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। जल का जो संतुलन होता है उसको बनाए रहता है। क्या करता है? बनाए रहता है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ यूरिन से संबंधित कुछ। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? यस। रंग कैसा होता है? मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके? यूरोक्रोम के कारण। क्रोम किसके कारण? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। इसका पीएच कितना होता है? लगभग 6 से 5। कितना होता है? 6 से 5। ठीक है, अब संगठन इसमें मूत्र में कौन क्या क्या होता है? लगभग 95% जल होता है। क्या होता है? 95% जल जल की होता मात्रा है। होती है। ठीक है, 2.5% यूरिया होती है। क्या होती है? यूरिया। यूरिया होती है। ठीक है, और इतने ही लगभग अन्य पदार्थ होते हैं, अदर सब्सटेंस। ठीक है,
गंध, इसकी गंध कैसी होती है मूत्र की, यूरिन की? अमोनिया जो एक गैस होती है, अमोनिया के गैस की तरह होती, बहुत तीखी गंध होती है अमोनिया गैस की तरह। ना, अमोनिया गैस की तरह। लिख दो अमोनिया गैस की तरह। ठीक है, अमोनिया गैस की तरह दिख रहा है ना यहाँ तक। मात्र तो पता है कि लगभग 1.5 लीटर होता है प्रतिदिन। ठीक है, और आपको कोई क्या बता देता है, मनुष्य देखिए, मनुष्य यूरिया का क्या करता है, निर्माण करता है ना, मनुष्य में होता है। इसे मनुष्य को कहता है, क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं मनुष्य को? मनुष्य को कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। और पक्षियों क्या कहते हैं, ये यहाँ दिख रहा था ना, पक्षियों कहते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं पक्षियों को? यूरिकोटेलिक, यानी ये मूत्र यूरिक निर्माण का, इसलिए कहते हैं यूरिकोटेलिक बोला जाता है। यानी जो जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं, और जो यूरिया का निर्माण नहीं करते उनको यूरिकोटेलिक बोला जाता है। ठीक है, हाँ, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा से। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता दिया हूँ। ये बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है एक नंबर में, तो इसको किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जानकारी थोड़ा हमको होनी चाहिए। ठीक है, और आज से आपका टॉपिक चैप्टर 5 एंड होता है। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर थोड़ा से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दीर्घ, लघु और आपको बहुविकल्पी में, अति लघु में, सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हमारे YouTube चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को अपने मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।